अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। थैंक यू बच्चा। वेलकम इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। और प्रीवियस लेक्चर्स में से आप कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें बच्चा? उम्मीद है रोजे ठीक जा रहे होंगे। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल करना चाहें बच्चा? करना चाहें? Okay. If no question, so should we start our next lecture? यस सर, श्योर। Thank you. टुडे हम डिस्कस करेंगे हिस्टोटॉक्सिक क्लोस्ट्रीडिया एंड दे आर मैनी इन बैक्टीरिया के टॉक्सिन हमारी बॉडी के टिश्यूज को टारगेट करते हैं। एनिमल्स में तो काफ़ी सारे हैं, हम जो ह्यूमन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे। इस रेफरेंस से जो टॉप रैंक पे बैक्टीरिया है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस मॉर्फोलॉजी इस बैक्टीरिया की कि ये नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है और इनमें एंडोस्पोर्स सब टर्मिनल है। अब अगर इनका हैबिटेट देखा जाए क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस का, तो दे आर नॉर्मल inhabitants in the intestine of animals as well as human. नो डाउट ये पास होते हैं फिर एनिमल्स के एक्सक्रीटा के साथ एनवायरनमेंट में, और ये फिर प्रेजेंट है इन द इन्वायरमेंट, ग्राउंड्स में, फील्ड्स में, रोड्स पे एज एंडोस्पोर्स ये मौजूद हैं। बेस्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टॉक्सिन्स, ये को 10-12 के करीब टॉक्सिन सिंथेसाइज करते हैं ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। इनको 5 सीरोटाइप्स में या टॉक्सिनोटाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। टाइप ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 इसकी टॉक्सिनोटाइप्स हैं।
इन 5 में से 2 टाइप बी एंड टाइप ई, ये ह्यूमन में डिजीज काज नहीं करती। दे आर एनिमल पैथोजेंस। टाइप सी एंट्राइटिस काज करती है, बट हमारे रीजन में नहीं है। कोल्ड क्लाइमेट वाले मुल्कों में ये ज़्यादा प्रेजेंट है। टाइप बी ये काज करती है गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस काज करती है। बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। गैंग्रीनस पाम तक पहुंचने से पहले ही अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। एक यही ऑप्शन है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि सर्जिकली अपेंडिसाइटिस को रिमूव कर देते हैं। और फिर एक इसकी टाइप रह जाती है, टाइप ए। ये प्रॉब्लम काज करती है ह्यूमन बीइंग में वूंड इन्फेक्शंस काज करती है। नो डाउट ब्लड में पहुंच जाए तो सेप्टिसीमिया काज करती है। बट 2 मेजर प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं, गैस, गैंग्रीन एंड फूड पॉइजनिंग। ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस टाइप ए ह्यूमन बीइंग में काज करती है। अब इसकी कैसे ट्रांसमिशन कैसे होती है? कि ये स्पोर्स के प्रेजेंट हैं सॉइल में। तो इनिशियली सिमिलर फैशन में रिक्वायर्ड होगा कि क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस टाइप ए के स्पोर्स पोस्ट ट्रॉमेटिक या पोस्ट ऑपरेटिव, सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि लोकल वूंड्स आर रिक्वायर्ड स्किन पे। और उन वूंड्स के अंदर वो वूंड्स फिर कंटेमिनेट हो जाएं विद क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस टाइप ए एंडोस्पोर्स,
सिमिलर फैशन में वो वुंड्स क्लोज हो जाएं। जस्ट अ वाइल बच्चों। सॉरी। और उसी तरह से जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था कि एन एरोबिक एनवायरनमेंट अवेल हो जाए इन स्पोर्स को, और फिर ये बैक्टीरिया कन्वर्ट होंगे वेजिटेटिव फॉर्म में, ग्रो करना शुरू कर देंगे। और ड्यूरिंग ग्रोथ ये बैक्टीरिया फिर टॉक्सिन्स सिंथेसाइज करते हैं, और वो टॉक्सिन्स फिर हमारी बॉडी के मसल्स को टारगेट करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। 3 तरह के टॉक्सिन्स क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंस टाइप ए 3 तरह के टॉक्सिन्स सिंथेसाइज करता है। एक है अल्फा टॉक्सिन, अल्फा टॉक्सिन ये एक्चुअली फास्फोलाइपेज है। फास्फोलाइपेज नेम पे जरा गौर करें क्या करता होगा। कि ये सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस काज करता है ये टॉक्सिन। इसलिए जो सेल्स इस टॉक्सिन के की एक्टिविटी के अंडर आते हैं, ये उनकी लाइसिस काज कर देगा बाय डिसरप्टिंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और मोस्टली जो सेल्स टारगेट बनते हैं दे आर एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड मसल सेल्स। क्योंकि स्किन के थ्रू ये मसल्स में ही बैक्टीरिया एंटर होता है और वहां पे ग्रो कर रहा है, तो मसल सेल्स को तो टारगेट करेगा ही। ब्लड रश करके आता है जहां भी इंजरी होती है, ब्लड रश करके आता है और ब्लड के साथ फिर ये सारे सेल्स आते हैं लाइक एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो इन सेल्स की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है ये टॉक्सिन। और सेल्स की लाइसिस होती है, डिग्रेडेशन होती है, एज अ रिजल्ट मजीद गैसेस अकोमुलेट होती हैं। साइट ऑफ इंफेक्शन ऑफ मसल्स पे अंडर द स्किन, वो एरिया मसल्स के सेल्स की लाइसिस होती जाती है, डिग्रेडेशन होती जाती है और गैसेस अकोमुलेट होती जाती हैं स्किन के अंदर। Another toxin
एचाई टॉक्सिन 5 आप कह सकते हैं इसे, सॉर्ट ऑफ हीमोलाइजीन है, और हीमोलाइजीन पे ऑलरेडी बड़ी दफा बात हो चुकी है। एक और काम ये फाइटॉक्सिन करता है कि ये मायोकार्डियल फंक्शन को मायोकार्डियल एक्टिविटी को सुप्रेस करता है, हार्ट पे एक्ट करता है। Another toxin, kappa toxin, ये एक्चुअली प्लेजिनेज है, प्लेजिनेज है। तो कोलेजन फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स है, ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करता है। एज अ रिजल्ट वुंडेड एरिया के अराउंड जो टिश्यू है, जो मसल्स हैं, उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वुंड के अराउंड जो रीजन है, जो एरिया है, वो पेल हो जाता है, और फिर लेटर ऑन स्लोली उसकी नेक्रोसिस हो जाती है। इस तरह के जो वुंड्स हैं, अगर स्किन इंटैक्ट हो उन वुंड्स के ऊपर, तो ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैसेस वो स्किन विद लाउड साउंड रप्चर हो जाती है, और अगर ओपन वुंड हो, ऑलरेडी स्किन उस वुंड पे मौजूद ना हो, तो चूंकि ये इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स ब्लड की सप्लाई को स्टॉप कर देते हैं, कापा टॉक्सिन यही करता है कि ये ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एज अ रिजल्ट ब्लड नहीं पहुंचता मसल्स तक, और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वुंड्स फिर हील नहीं होते, अंडर नेक्रोसिस जाते रहते हैं, डेड टिश्यू बढ़ता जाता है। और इस कंडीशन को फिर कहा जाता है गैस गैंग्रीन। अगर इसको इन टाइम सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये इस तरह के वुंड्स बढ़ते जाएंगे, और फिर ऐसे हालात आ जाते हैं कि बॉडी के उस पार्ट को जो अफेक्ट होता है उसको एम्पुटेट करना पड़ता है, काटना पड़ जाता है। और दूसरा जो काम होता है इस बैक्टीरिया की वजह से कि पर चांस अगर इसके टॉक्सिन्स ब्लड तक पहुंच जाएं
तो सेप्टिसीमिया, टॉक्सीमिया और शॉक का बायस बन सकते हैं, जिसमें क्लिनिकल केसेस की डेथ होती है। तीसरा जो काम ये बैक्टीरिया करता है, दैट इज फूड पॉइजनिंग। और इस पे फूड पॉइजनिंग में पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, एक और बैक्टीरिया एड ऑन हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस टाइप ए। ये अगर फूड में प्रेजेंट है, मोस्टली मीट में मौजूद होता है, क्योंकि एनिमल्स के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये नॉर्मली प्रेजेंट है, तो मीट में एज अ रिजल्ट ऑफ कंटेमिनेशन आ सकता है, एंटेरोटॉक्सिन बनाता है, और जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें? सर सेकंड पॉइंट रिपीट करते सेप्टिसिमिया वाला। अगर इसके टॉक्सिन्स ब्लड में चले जाएं तो टॉक्सीमिया, और शॉक का बायस बनता है। बेटे शॉक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको क्या होता है, इसलिए रिपीट नहीं किया मैंने। वही मैकेनिज्म होगा जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, शॉक। जी फातिमा, आपकी समझ नहीं आई, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी रिपीट कर दीजिए। ओके, मॉर्फोलॉजी इसकी उसी तरह से है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं ये, और राउंड एंड्स हैं इसके। सिर्फ एंडोस्पोर्स की पोजीशन जो है, दैट इज सब टर्मिनल, एंड पे नहीं होते, सेंटर में भी नहीं होते, इन बिटवीन द सेंटर एंड टर्मिनल इसके एंडोस्पोर्स हैं, सब टर्मिनल। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई में टर्मिनल है, और क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस में सब टर्मिनल है। ओके, डायग्नोसिस करना जरूरी है, और सेम पैटर्न है डायग्नोसिस का, कि इसमें भी क्लिनिकल साइंस की बेस पे आप गैस गैंग्रीन को डायग्नोज कर सकते हैं। वर्ड पे ही गौर कर लें कि गैस एंड गैंग्रीन। गैंग्रीन कहते हैं ऐसे वुंड को जिसमें डेड नेक्रोज्ड टिश्यू प्रेजेंट हो, और वहां से गैसेस भी निकल रही हों, यानी कि फाउल स्मेल आती है, बहुत बुरी बू आती है, वुंड्स गल सड़ जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं कि ऐसे पेशेंट के पास क्लिनिकल केस के वुंड्स में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। जब भी वुंड को आप क्लीन करते हैं तो वहां से काफ़ी सारा टिश्यू जो डेड होता है वो रिमूव होता है। रिमेनिंग उसी तरह से है जैसे मैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई में आपको पढ़ा चुका हूँ, कि सैंपल कलेक्ट कर लें। जाहिर है वुंड से सैंपल लेंगे, डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं आप, स्टेनिंग परफॉर्म करें, ग्राम स्टेनिंग एंड एंडोस्पोर स्टेनिंग। आप डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरिसेंस भी कर सकते हैं टिश्यूज पे ही, फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी टेक्निक। ये एक इम्यूनोलॉजी का टेस्ट है, आपने इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ी तो फिलहाल टेस्ट का नेम याद रखें, फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी टेक्निक। दूसरा नेम है इसका इम्यूनोफ्लोरिसेंस। नो डाउट आप इसे कल्चर कर सकते हैं,
इसके लिए सिलेक्टिव मीडिया अवेलेबल है। वैसे तो आप इसे RCM पे भी कर सकते हैं, जो मैंने क्लास्ट्रीडियम टेटनाई में लिखवाया था। इसके लिए परफ्रिंजेंस एगर के नेम से सिलेक्टिव मीडिया भी मौजूद है, तो इसको प्रेफर करते हैं परफ्रिंजेंस एगर को। अगर इसमें सप्लीमेंट्स ऐड कर लें तो ब्लैक कलर की कॉलोनीज इस पे मिलती है। नो डाउट ग्रोथ आ जाए तो आप बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी CPC की आइडेंटिफिकेशन के लिए टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशली अल्फा टॉक्सिन के लिए आप टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन मेथड, द बेस्ट मेथड है कि प्योर कल्चर हासिल करने के बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR से आप इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लें और इसकी टॉक्सिनोटाइप को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आप PCR परफॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादा रूटीन में कल्चर को लेके यही टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एनिमल इनोकुलेशन नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉर्मली प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स में। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है। डिजीज ठीक हो जाती है अगर इन टाइम और सही तरह से इसका इलाज कर लिया जाए। सही तरह से इलाज क्या होगा कि जितना टिश्यू डेड हो चुका है वुंड का, उसको सर्जिकली रिमूव कर दें। और जितना अर्ली स्टेज पे आप इसका ट्रीटमेंट करोगे उतना ज्यादा फायदा है। जैसे जैसे टिश्यू ज्यादा इन्वॉल्व होता जाता है फिर सर्जरी परफॉर्म नहीं हो पाती। जब तक आप तमाम डेड टिश्यू को रिमूव नहीं करेंगे ये डिजीज रिकवर नहीं होती। और यही वो पॉइंट है जहां पे फिजिशियन और क्लाइंट क्लिनिकल केस दोनों मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक करवाते हैं। शुरू में स्टार्ट में ही इस तरह के वुंड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बट वो फिजिशियन भी कोशिश में लग जाता है और क्लिनिकल केस की भी यही ख्वाहिश होती है कि जी ये वुंड ठीक हो जाएगा, लेकिन गैंग्रीनस वुंड्स ठीक नहीं होते। बेहतर होता है कि मिनिमम लेवल पे ही डेड टिश्यू को रिमूव करवा दें और फिर एंटीबायोटिक्स को यूज करें, क्योंकि इसमें वुंड के अराउंड ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, येलो हो जाता है, पेल येलो कलर हो जाता है वुंड के अराउंड। अब ब्लड की सप्लाई नहीं आ रही तो एंटीबायोटिक्स कहां से पहुंचेगी? बैक्टीरिया को नहीं मार सकेगी। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें? तो समटाइम्स, जी बेटे, जी क्वेश्चन करना चाहें? सर वो वाला पॉइंट रिपीट कर दें कि अगर स्किन इंटैक्ट होगी और सेकंड बैटल ग्राउंड्स ओपन होंगे।
अगर स्किन इंटैक्ट हो, मसलन समटाइम्स वूड आता है, स्पोर इसके ट्रैप हो जाते हैं और ऊपर से हील हो जाती है स्किन, फिर सही हो जाती है लेकिन अंदर वूड सही नहीं हुआ होता। अगर ऐसी कंडीशन में गैस गैंग्रीन हो जाए तो गैसेस की वजह से इतनी गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं स्किन के अंदर कि स्किन उनको टॉलरेट नहीं कर पाती और विद लाउड साउंड रप्चर हो जाती है। और पटाखा कहते हैं इसको, पटाखा हमारी आम जुबान में शबरात पे चलाते हैं, आम जुबान में इसे पटाखा बीमारी का नेम है। ये फट जाती है स्किन। अच्छा, अक्सर इस तरह के केसेस में से कुछ और क्लास्ट्रीडिया भी हैं जो निकलते हैं, आइसोलेट होते हैं, लेकिन जो मेजर बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप ए है। इसके साथ दूसरे भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके नेम लिख लें। क्लास्ट्रीडियम नोवेआई ये बैक्टीरिया है, अक्सर गैस गैंग्रीन के केसेस में से निकलता है। क्लास्ट्रीडियम सेप्टिकम ये भी मोस्ट ऑफ दी गैस गैंग्रीन केसेस में मौजूद होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं। क्लास्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम भी है, बस काफ़ी हैं, इतने ही काफ़ी हैं। लेकिन ये तीन बैक्टीरिया ज़रूर याद रखें, क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप ए, क्लास्ट्रीडियम नोवेआई एंड क्लास्ट्रीडियम सेप्टिकम। और मेजर बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप ए। जी बच्चों, कोई सवाल करना चाहें? एक और क्लास्ट्रीडियम के रेफरेंस से लास्ट एक प्रॉब्लम और आता है, जस्ट मैं उसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दूंगा आपको। दैट इज क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल। ये एक बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल। ह्यूमन में नॉर्मली प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। समटाइम्स ये एक टाइप की डिजीज काज कर जाता है जिसका नेम है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड pseudomembranous colitis। ये एक बीमारी है जो कहीं ह्यूमन में आ जाती है। किन में आ जाती है, नेम पे जरा गौर करें जरा। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, कॉलन कॉलन रीजन, इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है ये। वहां पर मेम्ब्रेन सूडो मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं। और किन लोगों में बनेगी, जो ज्यादा देर तक एंटीबायोटिक ओरल रूट से ले रहे हैं। समटाइम्स ओरली एंटीबैक्टीरियल ज्यादा देर के लिए लेना पड़ जाती है। कोई क्रॉनिक डिजीज हो तो लेना पड़ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा उन एंटीबायोटिक्स की वजह से मर जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में मौजूद है, कॉलन में मौजूद है। यहाँ तक एंटीबायोटिक्स उस लेवल तक नहीं पहुँचती और फिर इसको मौका मिल जाता है, ये ग्रो करता है सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्म में और कोलाइटिस इन्फ्लेमेशन काज करता है कॉलन रीजन की। हेवर अगर केसेस सवियर हो जाएं तो इसके लिए एक ड्रग यूज कर ली जाती है,
मेट्रोनिडाजोल, उससे ठीक हो जाता है मेट्रोनिडाजोल से। अक्सर इग्नोर होती है ये डिजीज, कभी कभार कहीं ये सीवियर होती है, अदरवाइज ये इग्नोर हो जाती है, क्योंकि अक्सर फिजिशियन मेट्रोनिडाजोल को रूटीन में यूज कर लेते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में, और ये बैक्टीरिया उसको सेंसिटिव है। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें कोई? जी बेटे। सर ये बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक्स तो यहाँ तक पहुँचती नहीं है, तो इनके लिए फिर प्रॉपर स्टिमुलाई क्या होगा जिससे ये डिजीज कॉज करेंगे? अब बेटे, जो लोग किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो एंटीबायोटिक्स नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को मार देती है। जब नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, जो कि 90% इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में 90% नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा कोलाई है, एस्क्रेशिया कोलाई। तो जब आप एंटीबैक्टीरियल ले रहे होते हैं ओरल रूट से, वो एंटीबैक्टीरियल सिर्फ डिजीज काज करने वाले बैक्टीरिया को ही नहीं मारती, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को भी मारती। तो जब नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब इकोलाई का नंबर कम हो जाता है, तो इस तरह के बैक्टीरिया जिनका नंबर थोड़ा होता है, उनको फिर मौका मिलता है, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, इनकी तादाद बढ़ जाती है, और फिर ये टॉक्सिन बनाता है, जिसकी वजह से ये फिर कोलाइटिस काज कर देता है। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप? ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। अपने बुजुर्गों का एहतराम किया करें, अपने वालिदैन की खिदमत किया करें। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज़ सर।